हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पीजीटी की तैयारी में लगे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाई हूँ इसमें मैं 25 क्वेश्चन वेस्टर्न आर्ट से कराऊंगी, क्योंकि अब जो पीजीटी का एग्ज़ाम आएगा उसमें वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, लाकून की प्रतिमा का निर्माण किस युग में हुआ था। ठीक है, लाकून की प्रतिमा का निर्माण किस युग में हुआ था। तो लाकून बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है हमारे ग्रीक मिथोलॉजी से रिलेटेड, और इसका निर्माण हुआ था हमारा हेलेनिस्टिक कला में। ठीक है, अगर यहाँ पे हेलेनिस्टिक कला की जगह ऑप्शन सपोज दे दिया जाए शास्त्रीय या ग्रीको रोमन कला, तो हमें ग्रीको रोमन कला या शास्त्रीय कला ऑप्शन टिक करना होगा, क्योंकि हेलेनिस्टिक कला क्या था। हेलेनिस्टिक कला आपको बता दें ग्रीक कला के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि जो ग्रीक कला को बहुत बड़ा ग्रीक कला बहुत बड़े टाइम पीरियड में थी। इसको 4 भागों में बांट के पढ़ा गया था। जैसे कि पहला हमारा हो गया था होमर युग या पर्शियन युग तक। उसके बाद हमारा आया था प्रारंभिक शास्त्रीय काल, फिर देन आया हमारा महान शास्त्रीय काल जिसको मेन पीरियड मानते हैं उसका शास्त्रीय कला का, और फिर देन आफ्टर लास्ट में आया हमारा ग्रीको रोमन या हेलेनिस्टिक पीरियड। तो हेलेनिस्टिक पीरियड के टाइम पे ही लाकून की प्रतिमा का निर्माण हुआ था। अब ये अलग अलग टाइम पीरियड इसलिए बता दिया क्योंकि अगर हेलेनिस्टिक सपोज ऑप्शन नहीं दिया है और ऑप्शन दे दिया है हमारा ग्रीक कला या ग्रीको रोमन कला, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऑप्शन लगा सकते हैं हम शास्त्रीय कला। ठीक है, तो हेलेनिस्टिक कला के टाइम का, और हेलेनिस्टिक टाइम कब से माना जाता है, जब क्या होता है अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद का जो टाइम है वो ग्रीक इतिहास में क्या माना जाता है, हेलेनिस्टिक काल के नाम से। ठीक, और ये जो हेलेनिस्टिक पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आर्किटेक्चर स्टाइल के लिए ज़्यादा फेमस रहा। इसके पहले जो शास्त्रीय कला में काम होता था मूर्तियों वगैरह का बहुत ज़्यादा है, तो इस टाइम में क्या था, एक तरीके से ग्रीक कला का धीरे धीरे ह्रास होना स्टार्ट हो गया था, उसका स्वरूप बिगड़ने लगा था। इसमें क्या था, अब ज़्यादातर चित्र वगैरह इसमें ज़्यादा नहीं मिले हैं, ना ही किसी कलाकार का नाम चित्रकार का नाम मिला है। स्पेशली क्या है, यहाँ मूर्तियाँ और वास्तुकला का निर्माण हुआ है। ठीक है, और अब क्या था, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनने लगी थी, और ज़्यादा बड़ी बनने लगी थी। अपोलो और जो रोडीज़ की मूर्ति है बड़े आकार की, वो इसी पीरियड की है अगर आता है तो हेलेनिस्टिक काल की। ठीक है, तो हेलेनिस्टिक काल के लिए आई थिंक इतना सफिशिएंट है। तो लाकून की प्रतिमा का निर्माण हमें मिला है हेलेनिस्टिक कला में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की टेक्निक किसके समान है। इटालियन फ्रेस्को यानी इटली में जो काम हुआ है फ्रेस्को पेंटिंग का, वो हमारे इंडियन जो स्टाइल है उसमें से किसके हम समान मानते हैं, तो वो हम मानते हैं जयपुर फ्रेस्को के। क्यों, क्योंकि जयपुर फ्रेस्को में क्या हुआ था, जो आउटर वॉल्स हैं बड़ी बड़ी, बाहरी जो दीवारें होती हैं, कंस्ट्रक्शन लाइंस, किस कला का स्वर्ण काल 2 बार आया। ठीक है, तो जो हमारी जो फेमस बाइजेंटाइन कला है, ये हमारी इसका स्वर्ण काल 2 बार आया। पहला, ठीक है, बाइजेंटाइन काल। और बाइजेंटाइन काल कला के लिए ये है कि जैसे राजा वहाँ का था कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, इंपॉर्टेंट राजा हैं क्योंकि इनके टाइम में सबसे ज़्यादा विकास हुआ बाइजेंटाइन कला का। लगभग 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में ये ये टाइम पीरियड माना जाता है। उस टाइम के राजा कॉन्स्टेंटाइन थे। कौन थे, कॉन्स्टेंटाइन। इनके टाइम में ही बहुत ज़्यादा कला का विकास हुआ, बाइजेंटाइन कला का। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बीच का एक टाइम पीरियड आया लगभग 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य का। उस टाइम पे क्या था, राजा लियो आ गए। उन्होंने क्या किया था, मूर्तियों बनाना इन सब पे बैन लगा दिया था, तो ये काम नहीं हुआ। फिर देन आफ्टर क्या हुआ, 12वीं से 13वीं शताब्दी में फिर से जस्टिनियन राजा है। ठीक, तो जस्टिनियन राजा के टाइम में फिर से कला का विकास स्टार्ट हो गया बाइजेंटाइन कला का। तो बाइजेंटाइन कला का दूसरा स्वर्णकाल। तो एक तरीके से बाइजेंटाइन कला क्या थी, 2 हिस्सों में उसका विकास हुआ था, एक 6वीं से 7वीं के बीच में और एक 12वीं से 13वीं के बीच में। जो बीच का टाइम था हमारा, वो हमारा 7वीं से 12वीं के बीच का। वहाँ पे अगर ऐसा आता है कि किस अवधि में या किस टाइम पीरियड में बाइजेंटाइन कला में वो निषेध हो गया था काम करना, वहाँ पे राजा लियो के टाइम में उन्होंने मना कर दिया था, वो विश्वास नहीं करता था। तो उसके बाद हम यानी 7वीं से 12वीं को हम मान सकते हैं कि मूर्ति उसको उस टाइम को बोलते हैं कि मूर्ति भंजक काल, या उस टाइम कोई कला नहीं हुई।
तो वो ब्लैंक था उस टाइम। उसके बाद फिर से जब राजा जस्टिनियन आए तो उनके टाइम में फिर से कला का, बाइजेंटाइन कला का विकास हुआ। इससे 2-3 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से भी बन सकता है, बट स्पेशली आपको ये याद रखना है कि बाइजेंटाइन कला में जो 2 राजा इंपॉर्टेंट हैं, जस्टिनियन के काल में भी कला का बहुत विकास हुआ और कॉन्स्टेंटाइन के काल में, ठीक है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बाइजेंटाइन कला है वो कैसी थी। बाइजेंटाइन कला में क्या होता था, छोटे छोटे मतलब जैसे उसके मोजाइक के टुकड़े, और वो एक तरीके से पच्चीकारी वाला काम नहीं, छोटा छोटा सा वैसे करके वो बनाते थे, ठीक है। वहाँ के जो मंदिर जो उनके वहाँ बोले जाते थे गिरजाघर, उस पर भी वो वैसे ही पच्चीकारी वाला काम करते थे। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, भित्ति चित्र, मतलब वही भित्ति चित्र हो गए। उसके अलावा यहाँ पे बुक अलंकरण, मतलब जो पुस्तक होती थी वहाँ की, उस पर भी बहुत ज़्यादा अलंकरण का काम किया जाता था। तो बाइजेंटाइन कला में ये सारे काम हुए हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कलरफुल, बहुत ब्राइट कलर, क्योंकि वो जब छोटे छोटे मोजाइक से काम होता था तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता था। तो बाइजेंटाइन कला की ये विशेषताएं हैं कुछ, ठीक है। और धार्मिकता पे पूरी तरह था, क्योंकि वहाँ के जो गिरजाघर थे, चर्च थे, वहाँ उन सब पे ये चीज़ें भित्तियों पे देखने को मिली हैं। नेक्स्ट है, मोनालिसा का चित्र किस रंग की टोन में बना हुआ है। मोनालिसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी को पता होगा मोनालिसा के बारे में, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मोनालिसा जो है हमारी, उसको पहली बात किसने बनाया था। मोनालिसा की पेंटिंग हमारी हो गई, पहले तो उसका आंसर देख लेते हैं, रेड टोन में है, ठीक है। मोनालिसा है हमारी रेड टोन में, और माइकल ठीक है। तो मोनालिसा का चित्र हो गया हमारा किस रंग की टोन में है, रेड कलर की टोन में। किसने बनाया था, इम्पोर्टेंट है, लियोनार्डो दा विंची ने, ठीक। टाइम पीरियड अगर आता है तो 1503 से लगभग 1506 में, ठीक। और किस पे बना हुआ है, ये बना हुआ है ऑयल कलर से पैनल पे। ये मतलब जो मोनालिसा की पेंटिंग सभी ने देखी होगी, ये है हमारी एक पोर्ट्रेट, ठीक है। और ये पोर्ट्रेट किसका है, ये है हमारा लीज़ा घेरार्दिनी करके नाम है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, अगर आ जाए तो आप लिख सकते हैं लीज़ा, ठीक है, GHEAR, पूरा नाम लिख दे रहे हैं, DINI, ठीक है। ये इनका है लीज़ा घेरार्दिनी का। अगर पूछता है पोर्ट्रेट किसका है तो ये लीज़ा घेरार्दिनी का है। मोनालिसा फेमस है और किसकी है, लियोनार्डो दा विंची की। और लास्ट चीज़ क्या है, कहाँ पे संग्रहित है, तो ये है हमारी लूव्र पेरिस में, ठीक। किस पे है, ऑयल ऑन पॉपुलर पैनल। इसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई ये सारी चीज़ें, इससे ज़्यादा इसमें और पूछ नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्रकार जो ग्राफिक कलाकार भी था। चित्रकार जो ग्राफिक कलाकार भी था, तो चित्रकार थे हमारे अल्बर्ट ड्यूरर, ठीक है। जर्मन आर्टिस्ट थे हमारे अल्बर्ट ड्यूरर। इनके लिए क्या चीज़ फेमस थी, ये ना बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा, जैसे मतलब बाल हेयर होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे बनाने के लिए। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं ह्यूमन प्रोपोर्शन पे, ठीक है। ठीक है, ड्यूरर के लिए हो गया। और इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं जिसमें कि 4 बुक्स ऑन मेज़रमेंट और बुक्स ऑन ह्यूमन प्रोपोर्शन, इन सब पे इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं, ठीक। और ये इनका मतलब बहुत ज़्यादा इनग्रेविंग में, ड्राई पॉइंट इचिंग, ये सब इनके काम ग्राफिक कलाकार के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस रहे, ठीक है। फिर क्या है, इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारी रेखा चित्र, ठीक है, रेखा चित्र भी बहुत ज़्यादा इन्होंने बनाए। इसके बाद इनका था कि इन्होंने वाटर कलर, जल रंग में भी काम किया, एक तरीके से सारा ही काम किया। और इनके 1-2 जो चित्र हैं उसमें से जैसे गुलाब के हारों वाली मैडोना 1-2 बार पूछा गया है, ये किसका है, अल्बर्ट ड्यूरर का, ठीक है। चिकित्सकों के मध्य ईशा, ठीक है। 4 धर्म प्रचारक, ये 2-3 जो चित्र हैं ये कई बार 1-2 बार पहले पूछे जा चुके हैं। तो ये सब किसके हैं, ये हैं हमारे ड्यूरर के, ठीक है। अल्बर्ट ड्यूरर, इन्होंने बुक्स भी लिखी है, याद रखिएगा क्योंकि बुक्स आ चुकी है 1-2 बार नेट के पेपर में भी। और कहाँ से थे,
ठीक है, हाई रेनेसा मतलब रेनेसा पीरियड में काम किया है। हो गई इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके बारे में। नेक्स्ट है यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण की कला का समय क्या है। तो जो यूरोप की पुनर्जागरण काल का टाइम है वो मोस्टली बुक्स में 3 भागों में डिवाइड है, ठीक है। जो रेनेसा पीरियड है उसको 3, जैसे प्रारंभिक, मध्य और हाई, बट किसी किसी बुक्स में इसको 4 पार्ट में भी डिवाइड कर दिया है। और मैनरिज्म जिसको रीतिवाद बोलते हैं उसको भी पुनर्जागरण काल के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो ये अलग अलग बुक्स का है। तो अब देखिए इस पे तो कई बार जैसे अभी आप लोगों ने टीजीटी का भी एग्ज़ाम दिया होगा, ईयर को लेके बहुत ज़्यादा वो रहता है कि किसी बुक्स में कुछ दिया है, किसी बुक्स में कुछ दिया है। ये एक अप्रॉक्स लिख दिया है इसीलिए मैंने, अगर आप एक बार इसको बुक से भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चों में ये हो जाता है कि किसी ने कुछ बुक से पढ़ा है, किसी ने कुछ बुक से, ठीक है। तो प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का टाइम है हमारा 1420 से लगभग 1500 तक, ठीक है। इसमें अलग अलग हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा बट ज़्यादा रेफरेंस नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध। तो एक तरीके से ये मेरा कहने का मतलब है कि जो हाई रेनेसा पीरियड है, या मतलब प्रारंभिक, मध्य और हाई रेनेसा तीनों पीरियड का आपको एक बार टाइम पीरियड देख लेना है ध्यान से, क्योंकि टाइम पीरियड से भी मतलब इम्पॉर्टेंट है ये वाला पार्ट रेनेसा का, तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। तो अगर पूरा ओवरऑल देखते हैं तो हम लगभग 1420 से लगभग 1500 के आसपास पूरा मान सकते हैं इसको, 1500 तक का ये हमारा हो गया प्रारंभिक, ठीक है। मध्य इसके बाद का आया, ठीक है, मध्य इसके बाद आया तो उसको हम मान सकते हैं लगभग मध्य का, ठीक है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध मैक्सिकन अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। तो प्रसिद्ध मैक्सिकन अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं हमारी फ्रिडा काहलो, ठीक है। मैक्सिकन थी, मैक्सिकन आर्टिस्ट हैं ये, और इनके लिए क्या फेमस है कि ये जो मैक्सिकन फोक मोटिव्स थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, और इन्होंने बहुत सारे सेल्फ पोर्ट्रेट भी बनाए। सेल्फ पोर्ट्रेट इनके लिए बहुत मतलब इन्होंने सबसे ज़्यादा काम सेल्फ पोर्ट्रेट ही बनाए हैं, और जो मैक्सिकन की जो भी वहाँ की फोक मोटिव्स होते थे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, ठीक है। और ये किसकी वाइफ थी? ये वाइफ थी उनकी किनकी, हाँ, डिएगो रिवेरा, ठीक है। डिएगो रिवेरा ये भी आर्टिस्ट हैं, इनकी ये वाइफ थी, ठीक है। ये भी मैक्सिकन आर्टिस्ट थे, डिएगो रिवेरा, इनकी ये वाइफ थी, ये याद रखिएगा, फ्रिडा काहलो। वैसे मोस्टली ये अलग क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिकन अभिव्यंजनावादी जो महिला कलाकार हैं कौन सी हैं? फ्रिडा काहलो, ठीक है। नेक्स्ट है रेम्ब्रा द्वारा की गई एक प्रसिद्ध कलाकृति द थ्री ट्रीज है, ठीक है। रेम्ब्रा द्वारा की गई जो प्रसिद्ध मतलब वो काम है द थ्री ट्रीज, ये किस मीडियम? तो रेम्ब्रा ने ये बनाया था हमारा ईचिंग, ठीक है। ईचिंग और ड्राई पॉइंट दोनों इसमें मैंने ड्राई पॉइंट लिखना भूल गया शायद। ईचिंग और ड्राई पॉइंट, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। 1643 यानी 1643 में बनाया था। ये एक बहुत लार्ज मतलब बड़ा सा इनका एक लैंडस्केप है, ठीक है। ये प्रिंट है इसका। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा हो गया ईचिंग और ड्राई पॉइंट। नेक्स्ट है 19वीं सदी में यूरोप में कला में जो एक बड़ी क्रांति हुई थी उसे क्या कहते हैं? तो 19वीं सदी में जो क्रांति हुई थी वो थी हमारी प्रभाववाद की, ठीक है। प्रभाववाद यानी इम्प्रेशनिज्म। इम्प्रेशनिज्म की स्टार्टिंग हुई थी कि जब रियलिज्म में लोग मतलब आर्टिस्ट काम कर रहे थे, यथार्थवादी शैली में बहुत ज़्यादा यथार्थता से चित्रण होता था, तो कुछ कलाकारों ने धीरे धीरे इस मतलब उससे उनका मन हटने लगा और उन्होंने क्या करना शुरू किया कि जो सनलाइट होती है, जो उसकी सूरज की रोशनी होती थी, वो जिस वस्तु पे पड़ती थी, जो उस पे मतलब जिस मतलब या लैंडस्केप जब बनाते थे मोस्टली जो प्रभाववादी कलाकार थे, वो जिस उस पे पड़ती थी, जिस जगह पड़ती थी उसको वो महत्व देते थे। बेसिकली वो लाइट को बहुत ज़्यादा मतलब महत्व देने लगे। इसलिए सबसे ज़्यादा काम जो लैंडस्केप का भी हुआ वो प्रभाववादी कलाकारों ने किया और वो बाहर जाके
मतलब बाहर जाके, आउटसाइड जाके बहुत सारी पेंटिंग्स बनाने लगे, क्योंकि जो सूर्य की जो रियल रोशनी होती है, मतलब जैसे आप रूम में जो बनाएंगे, हम काम करेंगे तो उस पर जब लाइट, हम उसको वो आर्टिफिशियल लाइट देते हैं, बट जब हम बाहर काम करते हैं तो जो सूरज की रोशनी होती है उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो अलग होता है। तो जो 19वीं सदी आई उस टाइम पे क्या हुआ कि अब मतलब कलाकारों ने धीरे धीरे उस पे यथार्थवाद से हटके किसी दूसरे उसमें काम करना शुरू किया, और जो सनलाइट होती थी उसको महत्व देते हुए सूर्य के प्रकाश को उन्होंने लैंडस्केप पेंटिंग भी बहुत ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया। बेसिकली ये है कि प्रभाववाद में कलाकारों ने अपना मतलब जैसी लाइट पड़ रही होती थी वैसा काम करते थे। ऐसा नहीं था कि अपनी तरफ से कुछ मतलब उसमें ऐड करें, वो जैसा भी जिस जगह लाइट पड़ता था वैसा ही काम करते थे। ठीक है, तो उनका मतलब जो प्रभाववादी कलाकार थे उसमें कलाकारों के बारे में अगर बात करें तो जैसे माने हैं, मोने हैं, पिसारो हैं, देगा है, रेनॉर हैं, सिसली है, ये सारे फेमस रहे हैं। और कुछ कलाकार ऐसे थे कि जिन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा कट्टरता से, एक तरीके से होता है ना कि वो इतना ज़्यादा उसको फॉलो करते थे कि उन्होंने प्रभाववाद शैली में ही काम किया। क्योंकि कुछ कलाकार ऐसे रहे हैं जिन्होंने प्रभाववाद, यथार्थवाद सभी में काम किया, बट कुछ कलाकार ऐसे रहे जिन्होंने मतलब पूरी तरीके से प्रभाववाद शैली को अपनाकर ही काम किया था। तो उनमें से कुछ ऐसे कलाकार थे जैसे मोने हैं, पिसारो और सिसली, ये तीनों जो कलाकार थे ये बहुत ज़्यादा कट्टर थे प्रभाववादी के प्रति। ठीक है, इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। नेक्स्ट है एडगर देगा किस देश से संबंधित थे। ठीक है, देगा के बारे में पूछा गया है, तो देगा थे हमारे फ्रांस से संबंधित। ठीक है, और देगा कैसा काम करते थे? देगा हमारे फेमस थे, मतलब डांस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इनका काम था। डांस में जैसे कि बैले डांस इनका बहुत ज़्यादा फेमस है, और मतलब ब्लू डांसर है, बैले क्लासेस है, और बैले रिहर्सल है, ऑर्केस्ट्रा है। इस टाइप के जितने मतलब जो सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट क्या, ये तो पेंटिंग्स के नाम हैं, इस टाइप से इनके बहुत सारे काम रहे हैं। तो मोस्टली जैसे ये होता है कि ये इनके लिए अगर पूछा जाता है तो ये किस चीज़ के लिए फेमस थे, ये एक तरीके से जो वो होते हैं नाटक घर होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा, नृत्य गृह होते हैं, जो थिएटर होते हैं, उस टाइप से जाके वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब प्रभावित होते थे वहाँ से, और वहाँ के ही इन्होंने बहुत ज़्यादा चित्र बनाए। तो इनके जैसे आप मतलब सुनोगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा, जैसे ब्लू डांसर, बैले क्लासेस, ऑर्केस्ट्रा, कैफ़े, बैले रिहर्सल, तो ये सारे के सारे किसके सब्जेक्ट हैं? एडगर देगा के। ठीक है, तो प्रभाववादी आंदोलन, जो प्रभाववादी शैली थी, इसमें इन्होंने काम किया, और जो ये सारे टॉपिक्स थे इन्होंने मतलब नृत्य गृह से रिलेटेड जितने थे उसमें इन्होंने क्या किया, अब इनका देखिए प्रभाववादी शैली में ही काम किया, लेकिन इन्होंने किस लाइट को महत्व दिया? इन्होंने दिया जो उसके, क्योंकि जो बैले डांसर और ऑर्केस्ट्रा ये सब जो टॉपिक बनाए, इसके लिए वो बाहर जाके तो आउटर लैंड में जाके, आउटसाइड तो जाके काम नहीं कर सकते थे ना, तो उन्होंने क्या किया, इन नृत्य गृहों में जाके ही वहाँ की जो लाइट होती थी, वो जो लाइट उन मतलब जो उनके रिदम होते थे, उनका जो मूवमेंट होता था डांस करते समय, उस टाइम जो होती थी बेसिकली जो लाइट उस पर पड़ रही होती थी, उसको महत्व देते हुए इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो अलग अलग मूवमेंट चुनते थे। इनकी पेंटिंग्स आप लोग देखिएगा एक बार, तो अलग अलग जैसे डांस के अलग अलग मूवमेंट हैं और किस टाइम कैसी लाइट है, उस सब का इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। ठीक है, तो देगा हो गए। देगा कहाँ से हैं? हमारे फ्रांस के। ठीक है, प्रभाववादी शैली में काम किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है द क्रिएशन ऑफ एडम नामक प्रसिद्ध कृति किस कलाकार की है? ठीक, द क्रिएशन ऑफ एडम ये है हमारी माइकल एंजेलो की। माइकल एंजेलो के लिए आपको पता होगा कि माइकल एंजेलो ने सिस्टाइन चैपल की छत पे जो काम किया था वो बहुत फेमस रहा, और उस जो छत पे काम किया उसके अलग अलग पैनल भी हैं, उस पर अलग अलग टॉपिक्स भी हैं, जैसे द क्रिएशन ऑफ एडम। ठीक है, इसी का है, इससे पूछा गया है। इसके लिए मतलब 2-3 चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, जैसे माइकल एंजेलो ने जब ये काम किया तो इसका टाइम, अगर सिस्टाइन चैपल की छत पे जो काम किया 1508 से लेके 1512 तक में काम किया। ठीक है,
ठीक है, तो ये किसने बनाया, ये है हमारा माइकल एंजिलो ने। किस पे है ये, सिस्टाइन चैपल की छत पे है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताते हैं, माइकल एंजिलो को मतलब स्टार्टिंग में ये कहा जाता था बहुत ज़्यादा ये स्कल्पचर बनाते थे, तो जो इनके कुछ विरोधी थे उन्होंने मतलब उसमें से एक बार ब्रामांते जो थे मतलब वो भी कलाकार थे, उन्होंने पोप को, वहाँ जो पोप थे उनको एक बार बोला कि उनको फोर्स किया एक तरीके से कि आप ये मतलब माइकल एंजिलो से इसकी सिस्टाइन चैपल की छत का काम कराएं, क्योंकि उनको ये था कि ये एक मूर्तिकार है और ये इस तरीके का काम नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीके से उन्होंने उनको पोप को फोर्स किया कि वो इन्हें ये काम दे, बट माइकल एंजिलो ने इस काम को करने के लिए अपना पूरा वो लगाया और 1508 से लेके 1512 तक ऐसे सीलिंग पे काम करना बहुत टफ़ होता है। कैसे उन्होंने मचान वगैरह बना के इसको इतना सुंदर बनाया है माइकल एंजिलो ने इस छत को सिस्टाइन चैपल की, और ये आज वर्ल्ड फेमस भी है। तो उसके बाद ये प्रूफ हो गया कि ये एज अ आर्टिस्ट मतलब एज अ पेंटर, स्कल्पचर और आर्किटेक्ट तीनों ही विधाओं में इन्होंने सबसे अच्छा काम किया है। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ एडम है हमारा सिस्टाइन चैपल की छत पे जो पैनल है उसी पे बना हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार लिथोग्राफिक पोस्टर के लिए प्रसिद्ध था। तो लिथोग्राफी पोस्टर के लिए है हमारे तुलुस लौत्रेक। ठीक है, तुलुस लौत्रेक को माना जाता है ये पेंटर और प्रिंट मेकर भी हैं, साथ ही इन्होंने इलस्ट्रेटर का काम बहुत अच्छा किया है, कैरिकेचरिस्ट भी हैं मतलब कार्टूनिस्ट एक तरीके से कैरिकेचर भी बनाते हैं, और पोस्टर में इनका नाम आता है, लिथोग्राफी पोस्टर के लिए फेमस रहे हैं। ठीक है, फ्रेंच आर्टिस्ट हैं, फ्रांस से थे, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म यानी उत्तर प्रभाववाद में इन्होंने काम किया है। तो ये सारी चीज़ें इनके लिए इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लिथोग्राफी पोस्टर के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो वो है हमारे तुलुस लौत्रेक। नेक्स्ट है सॉरी नेक्स्ट है हमारा, बर्ट एंड जीन रिडोन किस कला आंदोलन से संबंधित थे। तो बर्ट एंड जीन रिडोन थे हमारे प्रतीकवाद से संबंधित। ठीक है, इन्होंने प्रतीकवाद में काम किया है। ठीक है, प्रतीकवाद में इन्होंने काम किया है और ये एज अ प्रिंट मेकर भी फेमस रहे हैं इनके, और मतलब बहुत सारा काम इन्होंने मतलब पेस्टल कलर में, जो पेस्टल कलर्स होते हैं उसके भी ये स्पेशलिस्ट रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इजिप्ट की लिपि को क्या कहा जाता है। तो इजिप्ट की जो लिपि होती है वो है हमारी पवित्राक्षर लिपि। ठीक है, इजिप्ट यानी कहाँ से इसका मतलब हुआ, मिस्र से। ठीक, नेक्स्ट है, विश्व में प्रसिद्ध सफ़ेद संगमरमर की खान कहाँ पर है। तो विश्व में जो प्रसिद्ध है वो सफ़ेद संगमरमर की खान है हमारी इटली, करारा में, और अगर इंडिया में पूछता है तो इंडिया में है राजस्थान में मकराना में। नेक्स्ट है, पेंटर ऑफ सीरीज़ किस कलाकार को कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है ये कहा जाता है, अभी मैंने जिसके बारे में बताया था प्रभाववाद के, और है आर्टिस्ट हमारे मोने। मोने और माने में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, बट जो मोने हैं वो हैं हमारे प्रभाववाद के जनक भी कहे जाते हैं और पेंटर ऑफ सीरीज़ भी कहे जाते हैं। फाउंडर है इसमें इनका, जैसे वाटर लिलीज़ है, इम्प्रेशनिज्म सनराइज़ जो सबसे पहला चित्र माना जाता है प्रभाववाद का, रूए कैथेड्रल, लंदन पार्लियामेंट सीरीज़, पॉपुलर्स, ये सारी इनकी मतलब सीरीज़ हैं, इसलिए इनको पेंटर ऑफ सीरीज़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, होली फैमिली नामक चित्र किस कलाकार का है। होली फैमिली ये भी इम्पॉर्टेंट है, हमारे जो रेनेसा पीरियड के हैं हमारे माइकल एंजिलो। ठीक है, माइकल एंजिलो के हैं 1504 से 1506 यानी 1504 से 1506 के बीच में बनाई थी होली फैमिली। जितने इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते हैं, जैसे कि होली फैमिली का टाइम पीरियड, क्योंकि अभी टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ और उसमें माइकल एंजिलो की जो डेविड की और इस टाइप से उसका टाइम पीरियड भी पूछ लिया है, तो टाइम पीरियड ज़रूर पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि पीजीटी का तो एक लेवल थोड़ा सा अब भी है। 1504 से 1506 के बीच में बनी थी। ठीक है, और कहाँ पे है, उफीजी गैलरी फ्लोरेंस इटली में। ठीक है, टेम्परा है ऑयल पेंट। नेक्स्ट है, मतलब टेम्परा मतलब ऑयल और टेम्परा को यूज़ करके बनाया गया है किस पे, पैनल पे। नेक्स्ट है, कलाकारों का एक दल जो ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था।
ठीक है। तो ये है हमारा बारबीजा ग्रुप। तो ये कलाकार क्या थे, ये जो बारबीजा नाम का एक गांव था उसमें ये कलाकार अपने उस जगह में जाके इकट्ठा होते थे और सभी क्या करते थे, मतलब प्रकृति चित्रण करते थे। ठीक है, प्रकृति चित्र को महत्व दिया था इन कलाकारों ने। और ये गांव कहाँ पे था अगर पूछता है, ये याद रखिएगा बारबीजा ग्रुप के लिए ये गांव पेरिस के पास एक जगह थी, उसी को ये बारबीजा नामक जगह, वहाँ पे ये सब चित्रकारों का मतलब एक दल इकट्ठा होता था और सभी मतलब अलग अलग तरीके से मतलब प्रकृति का चित्रण करते थे। जिसमें अगर फेमस आर्टिस्ट हैं तो अगर पूछा गया है तो वो है रूसो, कोरो, मिले, दोबिनी, ये सारे कलाकार बारबीजा कलाकार हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बारबीजा आर्टिस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर पूछते हैं कि इन्होंने कैसा काम किया तो इन लोगों ने लैंडस्केप में काम किया, क्योंकि ये लोग ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करते थे और वहीं पे मतलब उस जगह पे रह के प्रकृति के सानिध्य में रह कर ही वहाँ का चित्रण करना इन्हें मतलब प्रिय था। नेक्स्ट है हमारा बूमरैंग। क्या है बूमरैंग? क्या है बूमरैंग? एक्चुअली एक अस्त्र होता है। ठीक है, बूमरैंग एक अस्त्र होता है और ये एक इसको बोलते हैं एक तरीके से टेक्टिफॉर्म्स। जो मैंने अभी वीडियोस बनाए थे प्री हिस्टोरिक, यूरोपियन प्री हिस्टोरिक के पेंटिंग्स पे, उस पे मैंने इसके बारे में भी बताया है। एक आयुध होता है, एक तरीके का अस्त्र होता है, उसकी ही मतलब आकृति बनाते थे जो मतलब हमारे प्रागैतिहासिक कालीन मानव जो थे यूरोप में, वो एक तरीके से आकार बनाते थे जैसे धनुष टाइप का होता है, बट उसका जो डायरेक्शन होता था वो हमेशा अपर साइड यानी ऊपर की तरफ होता था। तो बूमरैंग क्या होता है, ये एक तरीके का अस्त्र है। नेक्स्ट है हेलेनिस्टिक युग का प्रसिद्ध चित्रकार था। ठीक है, तो हेलेनिस्टिक युग में ज़्यादा चित्रकारों के नाम नहीं मिले हैं, तो हेलेनिस्टिक युग में जो चित्रकार था वो था एपिलीज। हेलेनिस्टिक कला के बारे में मैंने बता दिया आपको पहले ही कि ग्रीक कला का ही एक पार्ट था लास्ट टाइम का, जब ग्रीक कला का ह्रास होना स्टार्ट हो गया था। अलेक्जेंडर की डेथ के बाद का जो टाइम है वो हेलेनिस्टिक पीरियड माना जाता है। नेक्स्ट है लियोपार्ड्स के समाधि ग्रहों के चित्र बहुत प्रसिद्ध हैं, ये किस काल से संबंधित हैं? तो लियोपार्ड्स के जो समाधि ग्रह के चित्र हैं वो हैं हमारे इट्रस्कन कला से। इट्रस्कन कला क्या थी? ग्रीक कला से प्रभावित होकर बाद में ये इट्रस्कन कला इट्रस्कन नामक जगह पे हुई थी और ये फेमस थी वेस पेंटिंग्स, यानी जो वो वेस होते हैं ना फ्लावर वेस वाले, वो बर्तनों में जो एक तरीके से बर्तनों के जो वेस बनाए जाते हैं उसके लिए, और टेराकोटा पैनल, इन सब चीज़ों के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट है गोथिक भवनों की कमानीदार छतों के निर्माण में परस्पर काटते हुए दो चापों का प्रयोग हुआ है, इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, गोथिक भवन मीन्स मतलब जब गोथिक स्टाइल थी वो 12वीं से 16वीं सदी में, ये इंपॉर्टेंट है, 12वीं से 16वीं सदी में, कहाँ पे? फ्रांस में। और गोथिक स्टाइल में क्या था कि बहुत बड़े बड़े स्टेन मतलब लार्ज स्टेन ग्लास विंडोज़ बहुत ज़्यादा बनती थी और गोथिक टाइम पे ही ये हो गया था कि मतलब गोथिक, ठीक है, तो गोथिक जो स्टाइल थी उसमें आर्किटेक्चर, उसमें क्या होता था जो लार्ज मतलब बहुत बड़े बड़े स्टेन ग्लास यानी रंगीन कांच की खिड़कियों का मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। और उसमें जब जो छतें बनाई जाती थी, जो मतलब वो एक तरीके से आप देखिएगा इसको, तो वो छतें ऊपर जाके एक तरीके से एक दूसरे के क्रॉस जैसी लगती थी, तो उस जगह को पूछा गया क्या कहा जाता है, तो उसे राइप्स कहते हैं। ठीक, कहाँ की थी गोथिक स्टाइल? फ्रांस की। ठीक, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो 2-3 वो याद रखने वाली हैं। गोथिक मतलब स्टेन ग्लास पेंटिंग अगर पूछता है तो किस पे की जाती है? शीशे पे। और कहाँ की है ये? रंगीन कांच की खिड़कियाँ गोथिक कला की विशेषता है। नेक्स्ट है इटली की चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? तो इटली की जो चित्रकला का पिता कहा जाता है वो कहा जाता है हमारा जियोत्तो को। ठीक है, जियोत्तो को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मतलब जो गोथिक स्टाइल थी यानी लेट जो गोथिक स्टाइल का जो लास्ट टाइम था उस टाइम से, और जो अर्ली रिनेसा यानी पोस्ट रिनेसा पीरियड होता है उस टाइम के ये आर्टिस्ट रहे हैं, तो इसलिए एक तरीके से इटली की जो चित्रकला थी उसका इन्हें फादर कहा जाता है। ठीक, और किस रूप में फेमस थे ये? एज ए आर्किटेक्ट। नेक्स्ट है द डोर ऑफ पैराडाइज, स्वर्ग का द्वार, कौन सा कलाकार अपने इस कार्य के लिए प्रसिद्ध रहा है? तो डोर ऑफ पैराडाइज के लिए रहे हैं हमारे लोरेंजो घिबर्ती। और ये कब के? ये भी प्रारंभिक रेनेसा पीरियड के यानी आरंभिक
प्रारंभिक पुनर्जागरण काल के टाइम के हैं और ये एज अ आर्टिस्ट और स्कल्प्टर फेमस रहे हैं। टाइम मतलब जब ये बनाया था डोर ऑफ पैराडाइज इन्होंने फ्लोरेंस में। ठीक, तो ये हो गए फ्रेंड्स आज के हमारे 25 क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको कुछ क्वेश्चन वेस्टर्न के ही लेके आऊँगी, क्योंकि वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी, कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि क्या पीजीटी में, बहुत बच्चे कंफ्यूज थे कि कुछ और अदर मतलब अपने सब्जेक्ट के अलावा भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पीजीटी में सिर्फ हमारा अपना सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। बट टीजीटी में वेस्टर्न आर्ट वैसे तो नहीं है, बट पीजीटी में वेस्टर्न आर्ट आयोग की जो साइट जो उन्होंने अपना सिलेबस दिया है उसमें भी है कि पीजीटी में वेस्टर्न आर्ट आएगी। ठीक है, तो आपको वेस्टर्न आर्ट पूरी पढ़नी है इसमें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा किसी को कुछ नहीं पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा। तो वेस्टर्न आर्ट पढ़ते समय 2-3 चीज़ें याद रखिएगा कि टाइम पीरियड ज़रूर पढ़ना है। फेमस जो वाद हैं जैसे प्रभाववाद, यथार्थवाद, नवशास्त्रीयतावाद, घनवाद, फाववाद, जितने भी वाद हैं उन सब के आर्टिस्ट, जो फेमस आर्टिस्ट हैं एटलीस्ट उनका नाम ज़रूर पता होना चाहिए। कौन सी शैली में कैसा काम हुआ है, प्रभाववाद में कैसा काम हुआ है, घनवाद में कैसा काम हुआ है। ठीक है, पिकासो किस वाद से संबंधित थे या देगा किस वाद से संबंधित थे, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सब पे आपको फोकस करके पढ़ना है। ठीक है, अब आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।